एमपी के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का एक नया फरमान आया है और यही है इस वक्त की एक और बड़ी खबर। बिजली की समस्या को लेकर तोमर ने अधिकारियों को दिए हैं निर्देश। उन्होंने कहा है हर दिन 5 उपभोक्ता से बात करें सभी अधिकारी। प्रदेश में 1,75,00,000 उपभोक्ता और उपभोक्ता से बिजली व्यवस्था संबंधित फीडबैक लेंगे अधिकारी। तो ये नया फरमान देखने को मिल रहा है। आम उपभोक्ता को ट्रिपिंग का सामना ना करना पड़े, इसके लिए अधिकारी बंदोबस्त करें। इस तरीके के बयान, इस तरीके के दिशा निर्देश लगातार ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर देते आए हैं और इसी बीच एक नए फरमान की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। एमपी के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का ये नया फरमान देखने को मिल रहा है। इस खबर पर जानकारी के लिए रुख करती हूं मेरे सहयोगी सूरज तिवारी का, बने हुए मेरे साथ। सूरज, आम उपभोक्ता को ट्रिपिंग का सामना ना करना पड़े, बिजली की समस्याएं ना हो, इसके लिए अधिकारी बंदोबस्त करें, इस तरीके के निर्देश देते आए हैं ऊर्जा मंत्री। और अब जो ये नया फरमान है वो किन समस्याओं से निपटने में मददगार साबित होगा? लेकिन निश्चित तौर पर अंजलि, जिस तरह से लगातार अभी बारिश का मौसम चल रहा है, शहर हो या गांव हो, बिजली की समस्या आम समस्या होती है। और लगातार जिस तरह से खास तौर पर गांवों की अगर बात करें तो बारिश के मौसम में बिजली चली जाती है तो 2 दिन 3 दिन ऐसा होता है कि नहीं आ पाती। और खासतौर पर किसानों को भी बड़ी समस्या होती है जब ट्रांसफार्मर वगैरह जल जाते हैं बारिश के मौसम में। हफ्ते भर 15 दिन ऐसे हो जाते हैं जब ट्रांसफार्मर नहीं लग पाते और पूरे गाँव के गाँव में बिजली नहीं रहती। ऐसे में जो ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर हैं, ऐसी समस्याएं ना आए उपभोक्ताओं को, यही कारण है कि अब नया फरमान उन्होंने जारी किया है और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि एक दिन में यानी हर दिन कम से कम 5 उपभोक्ताओं से बात करें और उनसे जानने की कोशिश करें कि बिजली को लेकर कोई समस्या तो नहीं है। अगर समस्या है, ट्रिपिंग की समस्या है या फिर आपके क्षेत्र में समय से बिजली नहीं आती या कोई भी समस्या है तो उसकी शिकायत करें। जब उसकी शिकायत अधिकारियों को मिलेगी तो अधिकारी कहीं ना कहीं उस पर सख्त एक्शन लेंगे और ये जो जो समस्याएं हैं उससे निपटाने की कोशिश करेंगे। तो ऊर्जा बिल्कुल, इस तरीके से कहीं ना कहीं पारदर्शिता भी आएगी और सीधे सीधे समस्याओं को सुनकर उसका निवारण भी तुरंत किया जा सकेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सूरज तमाम जानकारी के लिए। पढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भोपाल में मंत्रालय में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने मुंबई दौरे के दौरान निवेशकों से हुई बातचीत का पूरा ब्यौरा जो है वो मीडिया के साथ साझा किया है और इस दौरान उन्होंने मध्य प्रदेश में आने वाले निवेश के बारे में पूरा ब्यौरा भी दिया। साथ ही साथ देखिए, विस्तार न्यूज के एडिटर इन चीफ ब्रजेश राजपूत के जवाब में कहा कि आने वाले समय में भोपाल में आईटी कंपनियां बढ़ेंगी, साथ ही निवेश भी बढ़ेगा जिससे मध्य प्रदेश के लोगों को रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध होंगे। क्या कुछ रहा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में खास, जानिए इस रिपोर्ट में। किसी भी प्रदेश की तरक्की के लिए उद्योग बहुत अहम पहलू होता है। मध्य प्रदेश भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अगुवाई में उद्योग का हब बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। राजधानी भोपाल में 15 जुलाई को मंत्रालय परिसर में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने मुंबई दौरे के दौरान निवेशकों से हुई बातचीत का पूरा ब्यौरा मीडिया के साथ साझा किया। बता दें कि मध्य प्रदेश में अगले साल 2025 में इन्वेस्टर्स समिट होना है और अनुमान के मुताबिक मध्य प्रदेश में कुल 17,000 करोड़ रुपए के निवेश की उम्मीद है। सूबे के मुखिया मोहन यादव 13 जुलाई को मुंबई में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन मध्य प्रदेश कार्यक्रम में शिरकत कर रहे थे, जहां उन्होंने तमाम उद्योगपतियों को मध्य प्रदेश में निवेश करने को आमंत्रित किया। मुंबई में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन मध्य प्रदेश कार्यक्रम में शिरकत करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने तमाम उद्योगपतियों के साथ 1-to-1 चर्चा भी की। राजधानी भोपाल में हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में विस्तार न्यूज के एडिटर इन चीफ ब्रजेश राजपूत ने आईटी सेक्टर को लेकर भी मुख्यमंत्री से सवाल पूछा था। मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में भोपाल में आईटी कंपनियों में भी निवेश बढ़ने की उम्मीद है। ब्रजेश जी, ये बात सही है कि हमको आईटी में बहुत संभावना है, इसलिए हमारा अगला रोड शो हैदराबाद, बेंगलोर, इसीलिए बेंगलोर में जाने वाले हैं। लेकिन ये सही बात है कि जैसे अब अपना मध्य प्रदेश का भी चित्र बदला है। हमारा आईटी की एक बिल्डिंग गई, दूसरी गई, तीसरी गई, आज की स्थिति में चौथी बिल्डिंग पे इंदौर में काम आईटी पार्क में हो रहा है और वही संभावना भोपाल में भी आ रही है और इसी में प्राइवेट सेक्टर को भी प्रोत्साहन दे रहे हैं। अभी हमारे पास ऐसे बड़े बड़े कैंपस भी है जहां अब क्या हो रहा है कि ये बात सही है कि एकदम ऐसी जो बहुत विकसित सिटी है उसकी तुलना में हम नए हैं, लेकिन संभावना हम में ज़्यादा है। तो ये जो उनके लिए मैन पावर वगैरह जो मिलता है वो हमारे यहाँ सस्ता मिल रहा है और बाकी अनुकूलता भी है। तो ये मान के चलो कि बहुत जल्दी भोपाल के रिजल्ट भी आएंगे और हम तो ये चाह रहे हैं कि वो ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर, उज्जैन
सब दूर बढ़े और सब दूर जहाँ जहाँ भी संभावना रहेगी प्रोत्साहन दे रहे हैं। लेकिन ये बात भी सही कि जिसने कमिटमेंट करके कैंपस खड़े किए, तो अगर वो नहीं कर पा रहा है तो हम जमीन वापस भी ले रहे हैं। गौरतलब है कि मौजूदा समय में मध्य प्रदेश सरकार कर्ज के दलदल में है और बावजूद इसके अभी हाल ही में सरकार ने 88,540 करोड़ का कर्ज भी लिया है। ऐसे में प्रदेश में निवेश बढ़ाने की मुख्यमंत्री की पहल से राज्य को आर्थिक बल जरूर मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अमरवाड़ा जाने वाले हैं। विधानसभा उपचुनाव में जीत के लिए जनता का आभार जताएंगे। वो वहां पहुंचकर मुख्यमंत्री सकरवाड़ा में आभार रैली में शिरकत करेंगे। उपचुनाव में बीजेपी को यहां से जीत मिली है और बीजेपी के कमलेश शाह ने ये जीत दर्ज की है। धीरन शाइनवाती कांग्रेस पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में थे, देवराविन भलावी गोंगपा की तरफ से चुनावी मैदान में थे, लेकिन जीत हासिल की भारतीय जनता पार्टी ने। इसी के साथ कमलनाथ का जो गढ़ कहा जाता है छिंदवाड़ा, अमरवाड़ा, उसको भेदने की कोशिश में सफल रही भारतीय जनता पार्टी और अब मौका आ गया है, समय आ गया है मतदाताओं का आभार व्यक्त करने का। इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज अमरवाड़ा जाएंगे। विधानसभा उपचुनाव में जीत के लिए जनता का आभार जताने वाले हैं। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी सूरज तिवारी भोपाल से। सीधा उनका रुख करूंगी। सूरज, अमरवाड़ा की जीत का जश्न इस तरह से मनाकर क्या संदेश बीजेपी देना चाहती है, क्योंकि आने वाले दिनों में और भी 2 ऐसी सीटें हैं जहां पर उपचुनाव संभव है? देखिए, निश्चित तौर पर अंजलि, आज मुख्यमंत्री मोहन यादव अमरवाड़ा जाने वाले हैं। करीब दोपहर के करीब 12 बजे वो अमरवाड़ा पहुंचेंगे और सकरवाड़ा से जो है उनका पूरा रोड शो होगा, आभार रैली होगी। आभार रैली में मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ वीडी शर्मा, प्रत्याशी मौजूदा विधायक कमलेश प्रताप शाह मौजूद होंगे, सांसद विवेक बंटी साहू भी मौजूद रह सकते हैं। संदेश की अगर बात करें तो बीजेपी, देखिए, जब चुनाव होता है तब तो लगातार चुनाव प्रचार करती भी है, लेकिन ऐसी मुख्य तौर पर ऐसी जो कांग्रेस का गढ़ है वहां पर आभार रैली भी निकालती है, चाहे छिंदवाड़ा लोकसभा चुनाव के बाद हो, चाहे अमरवाड़ा जीतने के बाद हो, क्योंकि अमरवाड़ा जो सीट है वो छिंदवाड़ा के अंतर्गत आती है। और अभी जो विधानसभा चुनाव हुए, भले ही बीजेपी ने प्रचंड बहुमत हासिल किया था विधानसभा चुनाव में, लेकिन छिंदवाड़ा में जितनी भी विधानसभा सीटें थी अंजलि, सभी में कांग्रेस ने जीत हासिल की थी, यानी बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिली थी। लेकिन अब उपचुनाव में बीजेपी ने एक सीट पे कब्जा कर लिया है और जो कांग्रेस का गढ़ कहा जाता था छिंदवाड़ा, उसमें तो कब्जा कर ही लिया है। तो कहीं ना कहीं अब आभार रैली व्यक्त करेगी और इसमें मुख्यमंत्री मोहन यादव अपना भाषण भी देंगे, बीडी शर्मा भी रहेंगे और जनता को संदेश देने की कोशिश करेंगे कि चुनाव से पहले हम आते हैं और चुनाव के बाद भी अब ध्यान भी रखेंगे, क्योंकि जो सरकार भी है बीजेपी की, लगातार मुख्यमंत्री मोहन यादव कहते भी आए हैं कि यहाँ विधायक बनवाइए ताकि तमाम योजनाएं जो हैं यहाँ पर बीजेपी जो मोहन सरकार जो योजनाएं हैं ला सके। बिल्कुल सूरज, कांग्रेस के पास ना छिंदवाड़ा बचा ना अमरवाड़ा बचा और अमरवाड़ा की ये जो जीत हासिल करके दी है कमलेश शाह ने, उनके लिए भारतीय जनता पार्टी का क्या कुछ आगे का प्लान नजर आ रहा है? देखिए, जिस तरह से कमलेश शाह जब बीजेपी में आए थे कांग्रेस छोड़कर, तभी से ये कयास लगाए जा रहे थे कि टिकट तो इन्हीं को मिलेगा और ये अगर जीतते हैं तो इन्हें मंत्री पद भी मिल सकता है। जैसे आपने अभी हाल फिलहाल देखा कि विजयपुर से जो विधायक थे उनको मंत्री बनाया गया, फिर उन्होंने इस्तीफा दिया, अब वहां पर भी उपचुनाव होगा। तो कहीं ना कहीं अब ये जीत गए हैं अमरवाड़ा से, कमलेश प्रताप शाह चुनाव जीत गए हैं, अब इनको मंत्री पद मिलना तय माना जा रहा है। कयास लगाई जा रही है कि मंत्री पद की शपथ अमरवाड़ा से जो कमलेश प्रताप शाह है विधायक हैं, ये मंत्री पद की शपथ मोहन कैबिनेट में इन्हें दिलाई जा सकती है। कौन सा विभाग मिलेगा, राज्य मंत्री बनाए जाते हैं, कैबिनेट बिल्कुल सूरज, ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा, क्योंकि कई पदों के लिए वैकेंसी आ गई है। मध्य प्रदेश में जल्द ही 9,000 शिक्षकों के साथ 11,000 पदों पर भर्ती होने जा रही है। कर्मचारी चयन मंडल ने एग्जाम का कैलेंडर तैयार कर लिया है। 9 विभागों ने भी अपनी अपनी जरूरत के मुताबिक पदों की संख्या मंडल को भेज दी है। किस विभाग की भर्ती परीक्षा कब होगी, इसका शेड्यूल मंडल ने तैयार कर लिया और हमने ये रिपोर्ट तैयार कर लिया, दिखाते हैं आपको। मध्य प्रदेश में जल्द ही 9,000 शिक्षकों के साथ 11,000 पदों पर भर्ती होने जा रही है। कर्मचारी चयन मंडल ने एग्जाम का कैलेंडर तैयार कर लिया है। 9 विभागों ने भी अपनी अपनी जरूरत के मुताबिक पदों की संख्या मंडल को भेज दी है। किस विभाग की भर्ती परीक्षा कब होगी, इसका स्केड्यूल जल्द ही मंडल जारी करेगा। चयन मंडल के मुताबिक अलग अलग विभागों ने पदों की जानकारी भेजी है। इनमें से कुल पदों में बाद में इजाफा भी किया जाएगा। खासतौर पर पुलिस और वन रक्षक भर्ती को इस साल होने वाली परीक्षाओं के पदों में ज्यादा इजाफा किया जा सकता है। अभी इन एग्जाम के लिए रूल बुक जारी नहीं हुई है।
भर्ती परीक्षाएं पूरी तरह से ऑनलाइन ही होंगी। परीक्षाओं में लीकेज की कोई गुंजाइश न रहे, इसके लिए भी चयन मंडल ने पूरी तैयारी की है। मध्य प्रदेश सरकार अगस्त 2024 में 9000 शिक्षकों सहित 11,000 पदों की भर्ती करने जा रही है। स्वागत योग्य कदम है, लेकिन प्रदेश के अधिकांश विभागों में जहां भी रिक्त पद हैं, उन पदों को भी भरने की कार्रवाई शीघ्र की जाना चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश में जनसंख्या बढ़ी है और जनसंख्या के हिसाब से कार्य भी बढ़ा है, और प्रदेश में जब कार्य बढ़ा है तो कर्मचारियों की भर्ती होना भी जरूरी है। हाल ही में बजट में सरकार ने नौकरियों का ऐलान किया था। विभागों ने अपने खाली पड़े पदों की जानकारी भी भेज दी है। खासतौर से मध्य प्रदेश में टीचर बनने का ख्वाब देख रहे अभ्यर्थियों के लिए ये गुड न्यूज है। जल्द ही 9000 शिक्षकों की भर्ती होगी। इसमें 2018-2023 में पात्रता परीक्षा पास कर चुके अभ्यर्थी भी शामिल हो सकेंगे। जल्द होगी 11,000 पदों पर भर्ती, 9,000 शिक्षकों की भर्ती भी शामिल। कर्मचारी चयन मंडल ने कैलेंडर तैयार किया। एजेंसी के इनक्रिप्टेड प्रश्नों से तैयार होगा पेपर सेट। परीक्षा के लिए 1.5 लाख प्रश्नों का बैंक। पेपर लीक को रोकने के लिए मजबूत व्यवस्था बनने जा रही है। कर्मचारियों के 4.5 लाख पद खाली हैं। ऐसे में सरकार ने दावा किया है कि मध्य प्रदेश में करीब 2 लाख से अधिक पद भरे जाएंगे। अभी मंत्रालय सहित कई अन्य विभागों में खाली पद होने की वजह से सरकारी कामकाज में देरी हो रही है। अगर सरकार लगातार सालों में भर्ती करती तो ये स्थिति नहीं बनती, लेकिन मोहन सरकार ने ये एक बड़ा कदम उठाया है और ये कहा है कि आने वाले समय में सरकार 5 सालों के भीतर 2 लाख से अधिक पद भरेगी। मध्य प्रदेश में ये सरकार का सबसे बड़ा एक कदम साबित होगा। कैमरामैन वीरेंद्र नगर के साथ विवेक पांडे, विस्तार न्यूज़, भोपाल। अगली खबर सीहोर से। सीहोर जिले के बुधनी क्षेत्र में ट्रेन की चपेट में आने से एक बाघ की मौत हो गई, जबकि 2 छोटे शावक घायल हो गए। इनके इलाज के लिए भोपाल से डॉक्टर्स की टीम यहां पहुंची, लेकिन मौके पर एक बाघिन आ गई, जिसके बाद वन विभाग के कर्मचारियों को भागना पड़ा। हादसा बुधनी के मिडघाट रेलवे ट्रैक के खंबा नंबर 800/18 के पास हुआ है। और आपको बता दें कि इससे पहले भी करीब 8 से 10 बाघों समेत अन्य जानवरों की मौत इस ट्रैक पर पिछले कुछ सालों में हुई है। बावजूद इसके बाघों के संरक्षण के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। मिडघाट इलाका रातापानी अभयारण्य से लगा हुआ है और इस जंगल में बड़ी संख्या में बाघ और अन्य जंगली जानवर घूमते फिरते रहते हैं और रेलवे ट्रैक पर पहुंच भी जाते हैं, जिससे वे ट्रेन की चपेट में आ जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है। और इसी तरीके की एक घटना अब भी निकलकर सामने आई है। और देखिए, धार भोजशाला विवाद के मामले में एएसआई ने सर्वे की रिपोर्ट कोर्ट में सौंप दी है। हजारों पन्नों की रिपोर्ट में जो खुलासा किया गया है वो बहुत बड़ी जानकारी है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि नया स्ट्रक्चर पुराने मंदिर के अवशेषों से बना है, यानी वर्तमान भोजशाला पुराने मंदिर के अवशेषों से बना है। क्या है पूरी अपडेट, जानिए इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश में धार के भोजशाला कमाल मौला मस्जिद परिसर के सर्वेक्षण की रिपोर्ट भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के इंदौर बेंच में पेश कर दी है। 2000 पन्नों की रिपोर्ट पेश की गई है। सर्वे वाली रिपोर्ट में एक बात बड़ी सामने आई है, जिसमें लिखा गया है कि नया स्ट्रक्चर पुराने मंदिर के अवशेषों से बना है, यानी वर्तमान भोजशाला पुराने मंदिर के अवशेषों से बनी हुई है। हिंदू पक्ष के याचिकाकर्ता का दावा है कि एएसआई सर्वे में भोजशाला में देवी देवताओं की मूर्तियां मिली हैं। आज माननीय हाईकोर्ट में हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की याचिका पर हुए सर्वे पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने अपनी रिपोर्ट पेश की है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि जिन मांगों को लेकर हम माननीय हाईकोर्ट में गए हैं कि हिंदू समाज का पूर्ण आधिपत्य भोजशाला पर हो, मां वाघ देवी की प्रतिमा लंदन से लाकर गर्भगृह में स्थापित की जाए। एएसआई ने 4 सप्ताह का समय मांगा था। इस पर हाईकोर्ट ने 15 दिन का समय देकर एएसआई को 15 जुलाई तक रिपोर्ट पेश करने को कहा था। रिपोर्ट के आधार पर अगली सुनवाई 22 जुलाई को होनी है। भोजशाला का सर्वे जानने के लिए एएसआई के द्वारा किए गए सर्वे की रिपोर्ट पर हर कोई नजर बनाए हुए है। उधर मुस्लिम पक्ष का कहना है कि वो इंतजार कर रहे हैं कि सर्वे रिपोर्ट आ जाए। सर्वे की जरूरत ही नहीं थी। 1998 में एएसआई पहले ही कमाल मौला मस्जिद घोषित ये कर चुका है। हम ये कहना चाहते हैं कि जब 1902-1903 में जब सर्वे हो चुका था तो इस सर्वे की कोई आवश्यकता नहीं थी। और 1902-03 में जब आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसे कमाल मौला मास्क बोल चुकी है। 98 में विमल कुमार गोदा जी की एक याचिका इंदौर हाईकोर्ट में लगी थी, जिसके अंदर भी एएसआई ने अपना शपथ पत्र दिया और उसमें कहा दिस इज ए कमाल मौला मास्क।
भोजशाला कहाँ है, ये एक मिस्ट्री है। अब आपको ये भी बताते हैं कि आखिर विवाद है क्या। साल 1034 में राजा भोज के महाविद्यालय में सरस्वती सदन की स्थापना हुई। साल 1456 में महमूद खिलजी ने मकबरा और दरगाह का निर्माण कराया। 1875 में यहाँ खुदाई में देवी सरस्वती की मूर्ति मिली। इस मूर्ति को 1880 में अंग्रेजों ने लंदन भेज दिया। हिंदू समुदाय भोजशाला को बाग देवी माता सरस्वती का मंदिर मानता है। मुस्लिम पक्ष इसी जगह को कमाल मौलाना मस्जिद मानते हैं। कुल मिलाकर मामला कोर्ट में है और 22 जुलाई को सर्वे रिपोर्ट पर कोर्ट में सुनवाई होगी। सर्वे में हिंदू पक्ष की ओर से खूब दावे किए गए हैं, लेकिन मुस्लिम पक्ष उन दावों से इत्तेफाक नहीं रखता। लिहाजा कोर्ट की सुनवाई और फैसला इस मामले में अहम हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। और अगली खबर खरगोन से है। पहाड़ी इलाकों में तेज बारिश के कारण रूपारेल नदी उफान पर है, जिसकी वजह से खंडवा झुरन्या रास्ता सुबह से दोपहर तक 4 घंटे तक बंद रहा। पुल पर पानी होने के बावजूद भी जान जोखिम में डालकर निकलते दिखे लोग यहां पर। और पिछले साल ऐसे ही पुल पार करने की कोशिश में नदी में एक युवक बह गया था। नदी के भीषण रूप लेने से झुरन्या का प्राकृतिक झरना भी डूब गया है। अब समस्याएं बारिश से बाढ़ की पैदा हो रही है और ये तस्वीर खरगोन से निकलकर सामने आई है। वहीं देखिए, उज्जैन में हुई झमाझम बारिश से शिप्रा नदी का जल स्तर बढ़ गया और बाढ़ जैसे हालात बन गए। कई जगह जल भराव हो जाने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों पर पानी भर जाने से लोगों को आने जाने में भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं तेज बारिश होने से नदी के किनारे छोटे बड़े मंदिर भी जलमग्न हो गए हैं और घाटों पर पूजा पाठ करने में परेशानी हो रही है। तो उज्जैन में बारिश का प्रकोप देखने को मिल रहा है। उज्जैन में परेशानियां देखने को मिल रही है, आम जनता को हो रही है। भारी बारिश की वजह से उज्जैन में हुई झमाझम बारिश से शिप्रा नदी का जलस्तर बढ़ गया और बाढ़ जैसे हालात भी बन गए। कई जगह जल भराव हो जाने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क पर पानी भर जाने से लोगों को आने जाने में भी परेशानियां हो रही है, यातायात में भी परेशानियां हो रही है। वहीं तेज बारिश होने से नदी के किनारे जो छोटे बड़े मंदिर हैं वो भी जलमग्न हो गए हैं और घाटों पर इसकी वजह से पूजा पाठ करने में परेशानी हो रही है। और कभी कभी ऐसी खबरें आती हैं जिन्हें देखकर एकदम से इंसान सन्न रह जाता है। एक पल को समझ नहीं आता कि वो हादसा है या लापरवाही। कुछ दिनों पहले ही हमने एक खबर दिखाई थी कि कैसे ठेकेदार की लापरवाही से ग्वालियर में 2 बच्चों की डूबने से मौत हो गई थी। और एक बार फिर एक ऐसी ही घटना इंदौर से आई है। इंदौर के हीरानगर में सड़क पर काम कर रही जेसीबी मशीन से पत्थर उछलकर 5 साल के बच्चे के सिर में लगने से बच्चे का इतना खून बहा कि अस्पताल ले जाते जाते उसकी मौत हो गई। तो देखिए, ये जो खबर है इंदौर से निकलकर सामने आ रही है और इस तरीके की खबरें इंसान को सन्न करने के लिए काफ़ी है। हमने बताया था, हमने दिखाई थी एक खबर कि किस तरीके से ठेकेदार की लापरवाही की वजह से 2 मासूमों की जान चली गई थी ग्वालियर में। और ये खबर अब इंदौर से आ रही है। इंदौर के हीरानगर में सड़क पर काम कर रही जेसीबी मशीन से पत्थर उछलकर अचानक 5 साल के बच्चे के सर पर लग गया और इस तरीके से लगा कि बच्चा लहूलुहान हो गया। इतना खून बहा कि अस्पताल ले जाते जाते उसकी मौत हो गई।